तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, आप हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलर फॉर्म के ऐप के माध्यम से भी और फिलर फॉर्म वेबसाइट के माध्यम से भी। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी नई अपडेट्स आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो साथियों आज हमारा मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया के अंदर आज हम देखेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में जो गांधी जी ने शुरू किया था उसके बारे में, और उसके समकालीन 1942 के अराउंड जो भी गतिविधियां हुई थी उन सब चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी साथियों, क्या हुआ था कार्य CWC बोलते कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये शॉर्ट फॉर्म ना साथ साथ याद कर लिया करो, नोट कर लिया करो साथियों। CWC बोले तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक होती है वर्धा के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा में महाराष्ट्र में बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को एक बैठक होती है जिसके के अंदर कुछ प्रावधान किए जाते हैं। कुछ प्रावधान किए जाते हैं क्योंकि और लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का प्रस्ताव दे रहे थे, गांधी जी को कह रहे थे कि आप इसको जरा वो कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या इस प्रकार का आंदोलन जो है अब हमें शुरू कर देना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो फिर ये बैठक होती है, इस बैठक के अंदर गांधीवादी प्रस्ताव को मान लिया जाता है और गांधी जो कहते हैं कि अहिंसक प्रस्ताव करना है हमने, गांधी जी रिकमेंडेशन देते हैं कुछ, और उन रिकमेंडेशन को कांग्रेस की वर्धा बैठक के अंदर मान लिया जाता है, तो उसे गांधीवादी प्रस्ताव बोला जाता है। गांधीवादी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसको प्रस्ताव के रूप में पारित कर देती है। तो उसमें दो मेन चीज़ें होती है कि एक तो क्या कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं पर स्टार्ट होता है तुरंत कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। एक दूसरा, ये अहिंसक आंदोलन चलेगा, लोगों से अपील की जाएगी कि बगैर कोई हिंसा के, बगैर कोई क्रांतिकारी गतिविधियों के नॉर्मल तरीके से आपने सरकारों का सहयोग नहीं करना और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है और अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, ब्रिटिशर्स तक। तो ये इनका प्लान था कांग्रेस का इस समय। ठीक है, CWC तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसका कारण क्या रहा, ये बैठक में ये चीज़ें, ये भारत छोड़ो आंदोलन की क्या जरूरत आना पड़ी थी। तो क्या हुआ साथ, इससे पहले क्रिप्स मिशन जिसके की लीडर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो संभावनाएं तलाशने के लिए आए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा हानि होती, नुकसान हुआ था, और वो किसी तरह से कांग्रेस को और इंडियंस के लोगों को अपनी तरफ मिलाना चाह रहे थे कि युद्ध के अंदर हमें किसी तरह से सपोर्ट मिल जाए। लेकिन बात बनी नहीं थी, क्रिप्स मिशन असफल हो गया था क्योंकि उसके कारनामे कुछ ऐसे थे। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जन असंतोष पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ वो चल रहा था मामला कि पब्लिक बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि तो जापान का हमला करने का आक्रमण था, डर बैठा हुआ था लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। ठीक है, जनता के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष फैला हुआ था, महंगाई बढ़ी हुई थी, सबको पता वर्ल्ड वार जब होता है ना, वार जब होती तो हालत बहुत बुरे हो जाते हैं साथियों। आप सभी देख चुके हो लॉकडाउन के हालात, इससे बहुत बुरे हालात हो गए थे, इसलिए पब्लिक का विद्रोह भड़का हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। महंगाई बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, जापानियों का इंडिया के ऊपर हमला करने का डर बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जापान ने साथियों नहीं चला, आपका थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये जो क्षेत्र है लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा भूभाग कब्जा कर लिया था। दूरी राष्ट्रों में 3 थे एक्सिस पावर्स, इटली का बेनितो मुसोलिनी, जैसे नाजीवाद जैसे फासिज्म या फासिस्ट लोग निकल करके आए, हिटलर जर्मनी का जैसे नाजीवाद निकल करके आया, और 3 होरीतो करके एक वो था जापान का लीडर। तो ये 3 मेन लीडर थे जो कि ध्रुवी शक्तियों के पैरोकार थे। एक्सिस पावर के 3 लीडर थे, 3 कंट्रियाँ थी एक तरफ, और पूंजीवादी दूसरे मित्र राष्ट्र जो थे वो दूसरी तरफ थे, जिसमें कि इंग्लैंड, आपका USA, रसिया और ये कंट्रीज वगैरह थे। तो पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बढ़ गया था लगभग, बताते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 80 देशों ने भाग लिया था इसमें, 5 से 10 करोड़ लोग इसमें ख़त्म हो गए थे, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था, सो अलग की बात है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, जापानियों को डर था
ब्रिटिश दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर ब्रिटिश की हार हो गई थी साथियों। मलेशिया के अंदर ब्रिटेन के लोग हार गए थे, ब्रिटिश फौजें हारने शुरू हो गई थी। तो इससे लोगों का उत्साह बढ़ गया था। लोगों को उत्साह बढ़ गया था कि हाँ, इंग्लैंड के लोगों को हराया जा सकता है और उनको खदेड़ करके बाहर भगाया जा सकता है। ठीक है, बर्मा और मलाया खाली कर, जब यहाँ पे ये हारना शुरू हुए ना ब्रिटिश के लोग साथियों, ब्रिटेन के लोग बर्मा, आज का बर्मा और आज का म्यांमार, उस समय का बर्मा हारना शुरू हुए, और मलाया मतलब मलेशिया का जो क्षेत्र था, वहाँ से जब हारना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपने सैनिकों को वहाँ से वापस बुलाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स को। और कुछ लोग वहाँ पे इंडिया के लोग भी, आर्मी के लोग गए हुए थे के लिए, तो उनको वहाँ से निकालने शुरू करा, तो और वहाँ के लोगों को उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया, मरने के लिए बेचारे भूखमरी कगार पर जो आ गए थे, उनको वहीं से उन्हीं का हालात पर छोड़ दिया था। और कौन, क्योंकि वहाँ पर जापानियों ने इनका बैंड बजा दिया था, ब्रिटेन के लोगों, ब्रिटिश फौजियों का। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने फिर अपने को विड्रॉ कर लिया। तो 2 बस्तियाँ बसाई इन्होंने शरणार्थियों के लिए, जो कैंप बसाए ना, वो 2 तरह के बसाए। एक सड़कें बनाई सफ़ेद, जो कि ब्रिटेन के लोगों के लिए थी, सफ़ेद लोगों के लिए, और दूसरी सड़क बनाई काली, ब्लैक कलर की सड़कें बनाई, जो कि इंडिया के लोगों के लिए थी। तो ये भेदभाव, रेसिज्म आ गया यहाँ पे, रंग भेद की नीति अपनाई। तो यहाँ से लोगों का मन मुटाव हो गया इनसे कि हाँ, ये तो अपने औकात पे से सुधरेंगे नहीं, ये तो इनकी यही औकात है। ये हमेशा ब्रिटिश लोग जो है रंग भेद की नीति का वो करते रहे हैं, प्रचार प्रसार। आज ये ब्रिटेन लोग हमेशा कहते हैं मानवताधिकारी है। आज हमारे यहाँ जैसे मान लो मुसलमानों के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है, किसी कांड गतिविधि, मैं समर्थन नहीं करता इन चीज़ों का, ठीक है, किसी कारणवश हो जाता तो ये बड़ा चिल्लाते इंटरनेशनल लेवल के लोग और मीडिया वाले कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे काले कारनामे हैं साथियों इनके। आप इतिहास के स्टूडेंट हो, आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। बहुत बुरे अत्याचार किए इन्होंने अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और एशिया में, जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का सफाया कर दिया। इतना बुरे हालात थे, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने जो किया था वो। ठीक है, आगे क्या होता है फिर मलाया और बर्मा के लोग खाली करवा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, खाली कर लेते हैं वहाँ से। आगे होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक, नोट कर लो, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है ग्वालियर टैंक। ये बम्बई के पास पड़ता है, जगह का नाम है, ये वो वाला टैंक नहीं है आर्मी वाला नहीं, ये जगह का नाम है ग्वालियर टैंक, जो बम्बई में है, नोट कर सकते हो आप लोग। ग्वालियर टैंक में बैठक होती है और यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाता है। बैठक कब होती है? 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को बैठक होती है। यहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाए, और यहाँ पे यहीं पे थी गांधी जी बाद में नारा देते हैं डू एंड डाई नॉट द ट्राई, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा देते हैं यहाँ पर गांधी जी। ठीक है, और इनका क्या मांग होती है यहाँ पर, क्या कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का तुरंत प्रभाव से हमें ख़त्म कर देना, ब्रिटिश शासन को पूर्णतः ख़त्म कर देना, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये गांधी जी आह्वान करते हैं लोगों से, और कहते हैं कि सक्षम भारत अब साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा और स्वयं अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, अपनी रक्षा स्वयं करेगा। और ब्रिटिश लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। औपनिवेशिक से और साम्राज्यवाद से भारत अपने आप को स्वयं बचा कर रखेगा और सुदृढ़ तरीके से खड़ा रहेगा अपने स्टैंड पे, और अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, टूटने नहीं देगा इंडिया अपने आप को, ये कहते हैं गांधी जी। और फिर आगे कहते हैं कि ब्रिटेन के लोगों को जाने के बाद, अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद में अस्थायी सरकार का कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि सभी भारत के सभी समुदायों की बराबर भागीदारी होगी उसमें। ऐसा ही प्लान लेकर के चलते हैं, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा, और जिसके नेता होंगे, शीर्ष नेता होंगे गांधी जी। तो ये गांधी जी कुछ डायरेक्शंस देते हैं लोगों को। आगे और क्या होता है फिर, सर्वश्रेष्ठ नेता गांधी चुन लिए जाते हैं, और गांधी जी फिर लोगों को और डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कुछ अपनी तरफ से। क्या? सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहते हैं, सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहते हैं कि उन्हें नौकरियों से रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब लोगों का सहयोग करें वो, और ब्रिटिशर का सहयोग ना करें। सिंपल सी बात है, ये सरकारी मशीनरी का यही काम होता है। सैनिकों के लिए बोला कि रिजाइन ना करें, नौकरी ना छोड़ें, सैनिक लोग जो नौकरी ना छोड़ें, लेकिन अपने भाइयों के ऊपर गोलियां ना चलाएं, इंडियंस के ऊपर गोलियां भी ना चलाएं। वो नौकरी करें कोई दिक्कत, लेकिन इंडिया के लोगों को जान से ना मारे, गोली ना चलाएं, उनके मनशा हत्या करनी नहीं होनी चाहिए। आगे छात्रों के बारे में, स्कूल अगर वो उनके अंदर आत्मविश्वास है तो स्कूल कॉलेज छोड़ सकते हैं, वो बंद करो,
तो लोगों ने किया। कृषकों के ऊपर, कृषकों के बारे में कहा इन्होंने क्या कि अगर आपका जमींदार, किसान जो लगान देते जमींदारों को, अगर जमींदार जनता के समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो आप आपस में तालमेल मिला करके उनको लगान अदा कर सकते हैं। अगर जमींदार आपका ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पित है तो आप लगान देना बंद कर दो, उनको लगान मत दो, कोई जरूरत नहीं उनको देने के लिए। ये डायरेक्शन दी थी गांधी जी ने किसानों के बारे में। राज्य रजवाड़ों के बारे में, राज्य रजवाड़ों के बारे में कहा था इन्होंने कि भैया आप लोगों ने अपने लोग जो है, अपनी जनता जो है, प्रजातंत्र के तौर पे आपने जनता का ख्याल रखना है रजवाड़ों को, और लोगों ने मानना भी इसको। इस बात तो ऐसी बात नहीं है कि सारे रजवाड़े अंधभक्त नहीं थे ब्रिटिश के। कुछ रजवाड़े राज्य, छोटे जो राज्य महाराजे थे वो लोगों के, जनता के हितैषी भी थे, जनता की देखभाल करने वाले भी थे, सभी उनके नहीं थे, चमचे नहीं थे सभी। तो ये चला था यहाँ तक। फिर आंदोलन का प्रचार प्रसार, जैसे ही साथियों में क्या होता है कि 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है, 9 अगस्त को सुबह सुबह ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश के अंग्रेज जो है, कांग्रेस के सभी प्रमुख लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है यहाँ पे है। 1942 के अगले ही दिन जैसे कांग्रेस प्रस्ताव 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है और 9 अगस्त को गांधी जी समेत तमाम बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये आंदोलन फिर भूमिगत रूप से चलता है, कोई मेन लीडर नहीं होता। यहाँ पे लीड करते सुभाष बोस। सुभाष बोस का प्लान होता है कि सप्लाई लाइन काटो, टेलीफोन के तारें काट दो, बिजली की सप्लाई काट दो, पानी की सप्लाई काट दो, ब्रिटिश अधिकारियों को भवनों के ऊपर काट दो, इनका जो संचार के साधन है, कम्युनिकेशन के सिस्टम्स है, उन सब के ऊपर हमला करके उनको काट दो। यातायात आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन जो उसके ऊपर बाधा पहुंचाओ, ताकि जो ब्रिटिश के लोग हैं उनको एक दूसरे से कम्युनिकेशन में दिक्कत आए, तो और हमारा आंदोलन फैले। तो ये कहा सुभाष बोस ने यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब जन विद्रोह हो जाता है यहाँ पर। जन विद्रोह होता है, लोग आंदोलन खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लीडरों को गिरफ्तार कर लिया था, तो लोग भड़क जाते, लोग भड़क जाते तो आंदोलन कर देते हैं। टेलीफोन की लाइनें काटना, ये करना, वो करना, जुलूस निकालना, जो भी तामझाम जो कर सकते सब ने किया। अभी साथ साथ फिर समानांतर सरकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है थोड़ा सा, इसको अच्छे से देख लेना साथियों। समानांतर सरकारें कहाँ हुई, किस किस के कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर समानांतर सरकारों का गठन हुआ था। समानांतर सरकारों का मतलब होता है क्या कि जब ये आंदोलन चल रहा था ना, उसी समय कुछ क्षेत्र विशेषों के अंदर, कुछ क्षेत्रों के अंदर लोगों ने मिलकर के अपनी खुद की सरकार बना ली थी। जैसे कि बलिया, सबसे पहली सरकार बनी बलिया। बलिया मतलब बिहार के अंदर एक छोटी सी जगह है। यहाँ तो एक हफ्ते भर तक ही चली थी इनकी, यहाँ पे एक हफ्ते भर तक ही चली थी। यहाँ के लोगों ने क्या किया था कि यहाँ के डीएम को, जिला अधिकारी को हटा करके खुद की सरकार बना ली थी, और कांग्रेस के जो जेलों के अंदर जो लोग बंद थे सबको रिहा कर दिया था, सबको आज़ाद कर दिया था। और नेता थे इनके चित्तू पांडे करके, चित्तू पांडे करके इसके नेता थे बलिया के अंदर। बलिया बिहार के अंदर एक जगह का नाम है, नहीं यूपी में है शायद बलिया, यूपी, हाँ यूपी में है, यूपी में होना चाहिए भाई, कंफर्म कर लेना आप लोग। दूसरा तामलुक, कोई बताएगा जरा तामलुक का प्राचीन नाम क्या था? तामलुक, इसका प्राचीन नाम क्या था? ये आज के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आज के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में पड़ता है तामलुक। तो बताइए जरा तामलुक का प्राचीन नाम क्या था? बहुत फेमस है। और किस चीज़ के लिए, हाँ, तो तामलुक किस चीज़ के लिए फेमस था? दोनों सवाल को जवाब देना आपने। यहाँ पर भी जाति सरकार का गठन होता है, यहाँ भी समानांतर सरकार बनती है लगभग 1942, सितंबर 1942 से लेकर के दिसंबर 1942 के अराउंड, यानी 42 से 42 के अराउंड के लगभग पौने 2 साल तक यहाँ पर जातीय सरकार रहती है, प्रांतीय सरकार रहती है। ठीक है, मिदनापुर जातीय सरकार बनाई जाती है मिदनापुर के अंदर। यहाँ पे कार्यक्रम लोगों को, पब्लिक के समर्थन से, पब्लिक के लोगों की जन भागीदारी के तहत पे बहुत सारे काम करते हैं, और एक अपनी सशस्त्र सेना का भी निर्माण करते हैं। सेना का गठन करते हैं, सशस्त्र सेना वाहिनी के नाम से गठन करते हैं। एक सर अपनी एक बटालियन, टुकड़ी कह सकते हैं फौज की, वो भी गठन करते हैं, और लोगों को संभालने के, मैनेज करने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। हो गया, कार्यक्रम इन्होंने कर दिए। आगे होता सतारा। सतारा में 1943 से 44 के अराउंड, ये 2 साल से ज़्यादा समय तक चलती है सरकार था। ये सब प्रांतीय सरकारों में, जातीय सरकारों में, समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी सतारा की, जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में है। सतारा के अंदर महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार का निर्माण गठन किया गया था। ठीक है, और
ये एकमात्र सरकार ऐसी थी जिसको के बारे में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या कि इसकी तुलना की थी उन्होंने कि राम राज्य है, ये तो राम राज्य से तुलना कर दी थी गांधी जी ने 17 की सरकार के। नेट का आया वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी पड़ती सरकार चली थी। और वाई बी चौहान और पाटिल, ये इसके दो मेन लीडर थे। वाई बी चौहान और पाटिल करके ये इसके दो मेन लीडर थे 17 के। जन भागीदारी, अब लोगों ने भाग लिया इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके। तो छात्रों ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं में से तो अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता हैं, ये लेडीज़ थी, महिलाएं जिन्होंने भाग लिया। और स्कूल कॉलेज की लड़कियां थी, इन्होंने भाग लिया था छात्रों में से, महिलाओं ने। किसानों ने भाग लिया था, मुस्लिम ने भी भाग लिया था। हालांकि मुस्लिम लीग अलग थी इस प्रस्ताव, इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं दिया था, लेकिन साधारण रूप से जो लोगों के नीचे वाला जो तबका था ना, उन्होंने भाग लिया था, मुस्लिम लोगों ने। वामपंथियों ने भी थोड़ा सा भाग ले लिया। वामपंथियों ने हालांकि देखा जाए तो इनको इनकार कर दिया था। हाँ, वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन को बायकाट कर दिया था, इस आंदोलन का बहिष्कार कर दिया था वामपंथियों ने। वामपंथी बोलते कम्युनिस्ट लोग, ये बड़े आरामखोर लोग रहे हैं साथियों, हमेशा देश के साथ गद्दारी की है वामपंथियों ने ज़्यादातर मामलों में आज़ादी के बाद में। ठीक है, वामपंथी ने इसका बहिष्कार कर दिया। लेकिन जो लोकल लेवल पर छोटे लोग थे, वामपंथ विचारधारा से रखते थे, लेकिन वैसे ही उन्होंने थोड़ा सा समर्थन किया था, छोटे छोटे समूहों ने। कोई वामपंथी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तो इसका बहिष्कार ही कर दिया था इस आंदोलन का, वो शामिल ही नहीं हुई थी इसमें और मना कर दिया था। और इन कम्युनिस्टों ने तो इतने आरामखोर आदमी थे वामपंथी, तो कम्युनिस्ट आज बड़े झंडे बुलंद होते हैं इनके। केरला में, कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में इनकी सरकारें हैं। अगर आप देखो, थी पहले वेस्ट बंगाल, अब तो चेंज हो गया है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जब इनकी सरकार थी, जब 1962 का जब वो युद्ध हुआ था ना, चाइना, इंडो चाइना वार जब 1962 का हुआ था, उसके अंदर उस समय नेहरू पीएम थे। और जब वहाँ पर हमारे जवान घायल हो जाते थे, उनको लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, तो सरकार ने लोगों से आह्वान किया था कि रक्तदान करो, लोग हमें, हमारे जवानों को बचाने के लिए खून की ज़रूरत है। तो ये आरामखोर ऐसे थे वामपंथी, उन्होंने मना कर दिया था पब्लिक के अंदर, कोई भी खून मत दो, क्यों, ये चाइना के सपोर्ट में थे। कम्युनिज्म जो है ना, चाइना से, जर्मनी से निकला और चाइना में गया, क्यूबा में गया और रसिया में गया। रसिया ने समाजवाद को अपनाया, साम्यवाद, क्या वो समाजवाद को अपनाया बजाय कम्युनिज्म के। तो कम्युनिज्म, उनका कम्युनिज्म, चाइना का कम्युनिज्म और क्या बोलते रशिया कम्युनिज्म थोड़ा सा फ़र्क है, वो समाजवादी कम्युनिज्म है, इनका क्रिटिकल वाला है चाइना का। तो ये चाइना के सपोर्टर थे, चाइना के चमचे थे, कह सकते हैं आप, वामपंथी। यही कारण है कि कर्नाटका की एक बहुत बड़ी लीडर है, उसने वहाँ के सीएम के माध्यम से बुक पब्लिश की। उस बुक का नाम, अगर टाइटल देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसने बुक का नाम था चाइना इन माई हार्ट, अगर मेरे दिल के अंदर चाइना निवास करता है। और उसको बुक पब्लिश किया सरेआम, ओपन सेरेमनी करके, और फीता काटा उसका, इसका क्या बोलते हैं, कर्नाटका के सीएम ने। और वहाँ की एमपी थी वो लेडीज जो थी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। अखबार वखबार पढ़ लिया करो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। देखा करो देश दुनिया में क्या चल रहा क्या नहीं, ऐसे ही मत रहा करो। अच्छा, ये हो गया वामपंथियों ने सपोर्ट नहीं किया। आगे होता है सरकार ने का दमन। सरकार ने दमन कैसे किया इस आंदोलन का। ठीक है, तो सरकार ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े जिससे उनकी आंखें खराब हुई, और गोलियां भी चलाई जहाँ संभव हो सकी, गोलियां भी चली। और इस गोली कांड में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए साथियों, 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई इस दमन के चलते। लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई, 10,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई, मृत्यु हो गई 10,000 से ज़्यादा लोगों की। होता है। अब आगे आता गांधी जी ने उपवास रख लिया, फिर इसके विरोध में चलते आगे अपनी मांगों को लेकर के गांधी जी ने उपवास कर लिया। 21 दिन का उपवास करते हैं उन्होंने वो डिसाइड किया, 21 दिनों का उपवास। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर दबाव डाला। ब्रिटिशर्स ने क्या दबाव डाला कि आप आंदोलनकारियों को सपोर्ट करने से मना कर दो और इनका बॉयकॉट करो और इनकी क्या बोलते हैं, आलोचना करो। ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, आप बड़े लीडर हो कांग्रेस के और आपके लोगों के अंदर पैठ हो जाता, आपके लोग मानते हैं, आप आंदोलनकारियों को मना कर दो कि तुम आंदोलन मत करो, और जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही उनकी आलोचना करो, उनको भला बुरा कहो। तो गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकारों की नीतियों का परिणाम है, इसलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने कारनामे ऐसे किए जिसकी वजह से लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। गांधी जी ने मना कर दिया था और फिर वो 21 दिन को उपवास पर बैठ गए थे। ठीक है, गांधी जी ने
उनका सपोर्ट करने से मना कर दिया था। फरवरी 1943 के अंदर गांधी ने उपवास शुरू कर 21 दिन का, और इंग्लैंड फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अच्छी बात है, टंटा काटे किसी तरह से गांधी जी अगर मर जाते हैं इसमें तो मर जाने दो, उन्होंने कोई वो नहीं किया इसमें। लेकिन गांधी बहुत समझदार आदमी थे गांधी जी। मरता क्या था, मरने के बाद किसने देखा, वो जतिन दास थे बेचारे, भूख हड़ताल की, उन्होंने 64 डेज के अंदर भूखे चलते उनकी डेथ हो गई। कौन सुनने वाला, लोगों को आज नाम भी नहीं पता उनका। हाँ, जतिन दास ने हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, 64 दिनों तक भूखे रहे बेचारे, अंत में जाकर के डेथ हो गई उनकी। कितने लोगों को नाम ही नहीं पता थे लोगों को उनका। गांधी जी इस मामले में समझदार आदमी थे, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से भूख हड़ताल की, 21 दिनों तक भूख हड़ताल की, वापस अपना फिर दोबारा शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, अगर हम जिंदा है ना तो हम लड़ लेंगे, अगर हम खत्म है तो फिर बेकार है, लड़ाई किसी काम की नहीं है फिर हमारी, हम ही नहीं रहे तो फिर बेकार है हमारे लिए वो लड़ाई, चाहे बेशक हार हो चाहे जीत हो, कौन देखने के थोड़ी आएगा आदमी दोबारा, नहीं। तो गांधी जी समझदार आदमी थे। आगे फिर क्या होता है, इस उपवास में चलते थे लोग इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनकी हालत ख़राब हो जाती है गांधी जी की, और उसमें से लोग फिर भड़क जाते हैं, और इसमें फिर वायसराय की CWC बोलते कोर क्या बोलते हैं, वर्किंग कमेटी, कोर वर्किंग कमेटी, वायसराय की कोर वर्किंग कमेटी, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, वायसराय की कोर वर्किंग कमेटी है, कोर कार्यकारिणी समिति, वायसराय की कार्यकारिणी समिति है ये, कोर वर्किंग कमेटी वायसराय की, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो इसमें 3 लोग जो इंडिया के लोग होते हैं वो 3 लोग त्याग पत्र देते हैं, रिजाइन कर देते हैं उसकी वर्किंग कमेटी में से, इस गांधी जी के अरेस्ट के से शुभ होकर के 3 लोग अपना रिजाइन कर देते हैं इसमें, हो गया। तो ये हमारे साइड का पोर्शन था जो कंप्लीट हो गया है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब इस तरफ का पोर्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है। तो अब ये पॉलिटिकल चीज़ें खत्म हो गई है हमारी 1942-43 का राउंड, ठीक है। अब हमारा चलेगा क्रांतिकारी गतिविधियाँ, INA बोले तो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस आ गए। अब यहाँ पे कौन आ गए, सुभाष चंद्र बोस आ गए हैं। INA इंडियन नेशनल आर्मी बोले तो आज़ाद हिंद फौज। तो बताइए जरा, प्लान किसका था आज़ाद हिंद फौज गठन करने का, प्लान किसका था, शुरुआत किसने करी, ठीक है, डेवलप किसने किया, और लास्ट में जाकर के लड़ाई किसने लड़ी। 3 लोगों का बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस बहुत लास्ट में आते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बहुत लास्ट में आते हैं। प्लान किसका होता है, प्लान होता है कैप्टन मोहन सिंह का, कैप्टन मोहन सिंह का प्लान होता है। मोहन सिंह जो होते हैं वो ब्रिटिश रेजिमेंट में काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिश रेजिमेंट बोले तो अंग्रेजों की जो आर्मी होती है उसमें काम करते हैं। मलाया में उनकी ड्यूटी होती है, मलेशिया में। और मलेशिया में जब लड़ाई होती है जापानियों के साथ में उनकी, तो वो फिर जापानियों के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं बहुत सारे लोग, इंडिया के लोग उनमें से। अरे बात समझ में। तो वो फिर रिजाइन करके क्या बोलते हैं आपका ये कैप्टन मोहन सिंह जो होते हैं वो रिजाइन दे देते हैं इंडिया की आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को छोड़ करके, और वो हाथ मिला लेते हैं जापानियों के साथ में। जापानियों के साथ हाथ मिला करके वो अपना एक फौज का गठन करने का प्लान करते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। और फिर उनका साथ सपोर्ट में साथ करते हैं RB बोस, रास बिहारी बोस इस बटालियन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस आर्मी की आज़ाद हिंद फौज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। और रास बिहारी बोस और 1943 में आ जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसमें डेवलपमेंट करते हैं। फिर आगे की कहानी सबको पता ही है। तो 3 लोग इंपॉर्टेंट जुड़े, तीनों को ध्यान रखना आपने। पहले शुरुआत करते हैं कैप्टन मोहन सिंह, दोबारा आते हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए रास बिहारी बोस, और तीसरे नंबर पे आते हैं सुभाष चंद्र बोस। 3 मेजर फाउंडर मेंबर हैं इनके, ठीक है। तो जापानी सेना के साथ में क्या होता है कि भारतीयों के साथ लड़ाई होती है तो भारतीय सेना को युद्ध बंदी बना लिया जाता है। भारतीय लोगों को युद्ध बंदी बना लिया जाता है। और युद्ध बंदियों में फिर कैप्टन मोहन सिंह जो होते हैं, कैप्टन होते हैं, बड़े ब्रिलियंट आदमी होते हैं। तो कैप्टन मोहन सिंह और जापानी के बीच में डील हो जाती है। क्या हो जाती है कि भाई कैप्टन मोहन सिंह कहते हैं कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं, जापानी के साथ लड़ेंगे नहीं, लेकिन जो युद्ध बंदी आपने बनाए हैं वो आप हमें लौटा दो। तो जापानी लोग जो हैं, जापानी आर्मी इंडिया के लोगों को बंदी बना करके कैप्टन मोहन सिंह को देती है। तो कैप्टन सिंह मोहन को मिलते लगभग 45,000 लोग मिलते हैं यहाँ पर, 45,000 जवान मिलते हैं यहाँ पे, जवान या फौजी कह सकते हैं आप इनको।
हैं, ये जवान मिलते हैं कैप्टन मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह इन्हीं में से ही फिर गठन कर लेते हैं INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का। और 1942 या 41 की बात होती है। 42 के बाद में क्या होता है कि 40,000 लोग इनमें से हैं मैक्सिमम लोग जो है INA में को ज्वाइन कर लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। कितने लोग? अराउंड 40,000 लोग। ठीक है। 1 सितंबर 1942 को क्या होता है कि इंडिया INA की फर्स्ट डिवीजन का गठन किया जाता है। पहले डिवीजन बनाई जाती है INA की। कितने लोग होते हैं उसमें? 16,300। इंडियन नेशनल आर्मी की फर्स्ट डिवीजन पहली बटालियन का गठन किया जाता है, जिसकी की क्षमता होती है 16,300 लोग। 16,300 फौजियों का गठन किया जाता है, एक बटालियन बनाई जाती है 16,300 लोगों की। ठीक है। और मोहन सिंह फिर ये जब आगे जाती है तो इनमें क्या होता है साथियों कि कैप्टन मोहन सिंह और जापान के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं। क्या हो जाता है? कैप्टन मोहन सिंह और जापान के बीच मतभेद हो जाता है। किस बात को लेकर के? कि जापानी लोग जो सोचते हैं वो कहते हैं कि केवल इंडिया की फौज जो है INA जो है उसकी संख्या सीमित होनी चाहिए, केवल 2,000 से ज़्यादा फौजी नहीं होने चाहिए INA के अंदर। लेकिन कैप्टन मोहन सिंह का प्लान होता है कि 2 लाख लोगों की फौज खड़ी करने का। कितना प्लान होता है कैप्टन मोहन सिंह का? 2 लाख लोगों की फौज खड़ी करने का प्लान होता है, तभी तो युद्ध लड़ा जाएगा। अब 2,000 लोगों से थोड़ी ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है यार। 2 लाख लोग होंगे, 2 लाख आर्मी होगी तो ऑब्वियस बात जीतेगी वो। जैसे जापान ने किया, इटली ने किया, ब्रिटेन और आपकी जर्मनी ने किया। लाखों की फौज थी इनके पास, तभी जीत पाई ये लोग। चल लास्ट मोमेंट पे हार गए हो, लेकिन काफ़ी बड़े भूभागों पे कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन का बैंड बजा दिया था, ब्रिटेन की हालत खस्ता हो गई थी। ठीक है। ये हो जाता है, जापान मतभेद हो जाते हैं इनके बीच में। फिर आते हैं सुभाष चंद्र, यहाँ पर फिर एंट्री होती है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस पहुँचते सिंगापुर पहुँचते हैं 2 जुलाई 1943 को बोस सिंगापुर पहुँचते हैं और कमान अपने हाथ में ले लेते हैं फिर INA की, इंडियन नेशनल आर्मी की। ठीक है। इससे पहले क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस सबको पता है 1940 के अंदर जब ये 1938-39 के अंदर क्या बोलते कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो 1939 के अंदर इनकी चलने नहीं दी जाती, इनके टांगों में रोड़े अटकाए जाते हैं इनके काम में। तो 1940 के अंदर कांग्रेस को रिजाइन कर देते हैं और अपना गठन दल फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद में फिर ये 1941 में वहाँ से निकल आते हैं। रूस पहुँचते 1941 के अंदर, रूस पहुँचते, अफगानिस्तान होते, रूस पहुँचते, रूस से फिर जाते जर्मनी के अंदर फिर इनके एक मुलाकात होती है, एक सेक्रेटरी होती है इनकी। हालांकि मुलाकात पहले हो चुकी होती है, बताते हैं 1935-36 के अराउंड इनकी मुलाकात होती है। उसका नाम होता है एमाइली शैंकी। एमाइली शैंकी करके एक ब्रिटिश होती है, एक ब्रिटिश से होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी मूल की जर्मनी में इनकी लेडी से मुलाकात होती है। उसका नाम होता है एमिली शेंकी। एमिली शेंकी के साथ इनका अफेयर हो जाता है। एमिली शेंकी के साथ इनका अफेयर होता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं वहाँ पर जर्मनी में ही, एमिली शेंकी। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अनीता बोस। लोगों को पता ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस की बीवी भी थी और उनकी एक बेटी भी जो आज भी जिंदा है, उसका नाम अनीता बोस। 80 साल की हो चुकी हैं वो, कई बार आती इंडिया, लेकिन उनको डर रहता कहीं ये कांग्रेस के लोग मरवान आदि, इसलिए इनकी माँ मतलब सुभाष चंद्र बोस की बीवी एमिली शेंकी और अनीता बोस की माँ एमिली शेंकी, वो इंडिया बहुत कम 1-2 बार शायद आई होंगी, नहीं तो नहीं आई होंगी, क्योंकि उनको डर था जैसे सुभाष चंद्र बोस को गायब करवा दिए, कहीं उनको भी ना गायब करवा दे। उन्होंने एमिली शेंकी ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की वाइफ ने, अपनी बेटी अनीता बोस की परवरिश वहीं पर की थी। आई बात समझ में? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने INA के, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों का गठन किया था। इंडियन नेशनल बैंक बनाया उन्होंने, आज़ाद हिंद बैंक, आज़ाद हिंद करेंसी, आज़ाद हिंद नोट, जिनके ऊपर फोटो लगी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की। गूगल पर जाना, करेंसी ऑफ आज़ाद हिंद फौज, करेंसी ऑफ INA लिखना, आ जाएगा, वहाँ पर नोट मिलेंगे आपको। 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, जिसको सुभाष चंद्र बोस सिंगल साइडेड होते थे, एक साइड छपाई होती थी उनकी। डबल साइड जैसा आज के नोट डबल साइड होते हैं, नहीं, वो सिंगल साइड होते थे, एक ही साइड छपाई होती थी उनकी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, अब आपको फौज का बताया जाता खाली, लेकिन उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, आज़ाद हिंद बैंक बनाया था, आज़ाद हिंद करेंसी बनाई थी। इस तरह से 7-8 चीज़ों का निर्माण किया था उन्होंने। लेकिन नेहरू और कांग्रेस ने उनके सारा इतिहास ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं पढ़ाया जाता अकेडमिक्स में उनके बारे में, क्योंकि उनका वजूद ख़त्म करने का प्लान था।
क्योंकि ब्रिलियंट आदमी थे वो। और नेहरू किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश नहीं था। ये वहीं से प्लानिंग चली। आज भी कांग्रेस के अंदर यही बीमारी है कि जो अध्यक्ष होता है वो अपने अलावा, कांग्रेस पार्टी जो है परिवार तक सीमित होकर रह गई, परिवार से अलावा किसी के पास सत्ता जाने नहीं देती। यही कारण है कि जो भी इनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है उसी को इस रास्ते से हटा दिया जाता है। सही बात समझ, बहुत से कांड चलते हैं नेशनल लेवल पे। और हाँ, उन सारी चीज़ों को सुभाष चंद्र बोस ने जो सारी चीज़ें बनाई थी, उनको दूसरी राष्ट्रों ने, एक्सिस पावर्स ने समर्थन दे दिया था, वैलिडेशन दिया था। जर्मनी, जापान, इटली और बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको वैलिडेशन दे दिया था। सरकार को भी, INA फौज को भी, INA बैंक को, INA करेंसी को, इन सारी चीज़ों को वैलिडेशन दिया था। नहीं पता लोगों को। शादी कर लेते और जापान के अंदर आज फिर वो जापान पहुंचते हैं। यहाँ से जर्मनी के बाद फिर वो पहुंचते जापान। अक्टूबर 1943 में वो जापान पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गठन करते हैं अस्थायी सरकार का। अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। सिंगापुर और रंगून में उनका हेड ऑफिस होता है, हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस कह सकते हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं। सिंगापुर में भी होता है और रंगून में भी होता है, जो बर्मा की राजधानी रंगून, यहाँ पर उसका हेड ऑफिस होता है। और उनको मान्यता देते हैं एक्सिस पावर। इनकी सरकार को, अस्थायी सरकार को मान्यता कौन देता है? एक्सिस पावर्स, जो इनके सपोर्ट में जो होते हैं, इटली, जर्मनी और जापान और इनके सपोर्ट जितने कंट्री होते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं, वैलिडेशन देते हैं, मान्यता प्रदान कर देते हैं। और ये फिर एक और बटालियन बनाते हैं महिलाओं की, जिसका नाम रखते हैं झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट मतलब झांसी की रानी की एक बटालियन, महिलाओं को वो करते हैं, उसमें भर्ती करते हैं, लेडीज को, लेडीज फौज बनाते हैं एक। और वहाँ पर मलेशिया के, सिंगापुर के जो इंडियंस लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं सुभाष चंद्र बोस को। सोना चांदी से तोला जाता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है साथियों, जब ये प्लेन क्रैश में जब होता है और वो सोने से भरे हुए संदूक हैं कांग्रेस के लोग हजम कर जाते हैं, वो सारा खजाना जो होता है सुभाष चंद्र बोस का खजाना होता है बहुत ज़्यादा, ये सोना चांदी का जो बक्से भर भर के लेकर के आते हैं लोगों ने, जो दान दक्षिणा में रूप में दिया था, वो ले जाते हैं नेहरू और इसके चेले, गायब कर देते हैं उन सारी चीज़ों को। अच्छा, 7/44 जुलाई 1944 के अंदर बोस गांधी जी से आशीर्वाद लेते हैं अंतिम रूप से। वैसे प्रैक्टिकल लेने नहीं आते, इंडिया के अंदर नहीं आते, वहीं से ही प्रसारण, जो कि रेडियो से प्रसारण करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि गांधी जी को कि स्वतंत्रता के लिए अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ने जा रहे हैं हम, और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। पब्लिसिटी को करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनाउंसमेंट करते हैं ऐसी गांधी जी को। गांधी जी बड़े लीडर थे, गांधी जी उनके गुरु के रूप में थे। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस बहुत मानते थे। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को इन्होंने दी थी सबसे पहले, सुभाष बोस ने। अच्छा, आप जो मर्जी कह लो इनके बारे में, आशीर्वाद लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। फिर आगे वो चढ़ाई कर देते हैं। और इम्फाल अभियान होता है उसके बाद में, फिर इम्फाल अभियान होता है। INA जाती है, INA की एक बटालियन जाती है शाहनवाज के लीडरशिप में। शाहनवाज खान जो होते हैं, ये INA इम्फाल को विजिट करने के लिए जब जो बटालियन जाती है उसका लीडर होते हैं शाहनवाज खान, ठीक है। तो शाहनवाज खान जब इम्फाल को फतेह करने के लिए अपने बटालियन को लेके जाते हैं, तो वहाँ पर इनका बहुत भेदभाव, दुर्व्यवहार होता है, बदतमीजियाँ होती है। क्या होती है कि इनको खाना नहीं देते जापानी लोग। जापानी बहुत हरामखोर होते हैं साथ में, किसी के नहीं होते सगे। जापानी, चाइनीज और ये रशियन, ये बहुत दिमाग के सटके होते हैं। अपने प्लान को लेके चलेंगे, रास्ते में हर साम दाम दंड में जो इन्होंने करना वो सारे काम करते हैं। बहुत बुरा टॉर्चर करते हैं लोगों का ये। तो जापानियों ने क्या बहुत बुरा व्यवहार किया, इनके फौज को रसद, खाने पीने का सामान नहीं दिया और अपना निजी काम करवाना शुरू कर दिया उन इंडिया के फौजियों से कि तुम हमारे नीचे काम करोगे। भैया कौन काम करना चाहेगा? ये यही फौज के अंदर आज भी है। बड़े अफसर लोग, ब्रिगेडियर लोग, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कुत्ता घुमाने के लिए जवानों को ड्यूटी लगा दी जाती है, उनके घर में काम करने के लिए, पर्सनल काम करने के लिए जवान भेज दिए जाते हैं। क्यों भाई? ये बहन, ये क्या बोलते हैं इसको, ये तानाशाह नहीं तो और क्या है? ये ब्रिटेन शाही, ये अंग्रेजी तो नहीं है, तो मन में क्या है? नौकर सबको चाहिए। अरे नौकर पर्सनल वैसे रख लो, बहुत मिल जाएंगे आपको काम करने वाले। जरूर तुम आर्मी के लोगों से घर का काम करवा रहे हो, कहाँ के ये न्याय, कहाँ का न्याय है, कहाँ की समझदारी बात है? लेकिन नहीं होना चाहिए बस। तो इनके साथ मतभेद हो जाते हैं, शाहनवाज और जापान के बीच मतभेद हो जाते हैं, और फिर ये प्लान असफल हो जाता है इम्फाल। जब ये प्लान असफल हो जाता है, यहाँ पे लोग बहुत सारे इनके लोग मारे जाते हैं, तो
हवा उड़ जाती है तो चर्चाएं चलने लग जाती है कि INA खत्म हो गई है, इंडियन नेशनल आर्मी हार गई है। असम की साइड से इम्फाल पे हमला करते हैं तो ये हार जाते हैं। हार तो क्या जाते हैं, दुर्व्यवहार होता है तो इनका आपस में मनमुटाव होगा, होने के चलते इनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं तो ये विड्रा कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। और इसी के दौरान 45 के अंदर यहाँ पर जापान जब हमला करता है, जापान पर्ल हार्बर, अमेरिका का एक टापू होता है, पर्ल हार्बर जगह होती है, उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है कि बाद में पता लगता है, राज दीक्षित तो इसके बारे में ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, ब्लेम लगाया गया था अमेरिका को जापान पर हमला करने के लिए, कोई बहाना चाहिए था बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्लेनों में जापानियों को बैठा करके ज़बरदस्ती और फोटो खींच ली उनकी और पब्लिश कर दिया अखबारों में कि देखो इन्होंने हमारे पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया, ठीक है। और उन्होंने फिर वहाँ पर जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 2 परमाणु बम गिराए। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए। नोट कर सकते हैं आप ये चीज़ें। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए और जापान की कमर टूट गई बात। और जापान तो उसके बाद में तुरंत ही सरेंडर कर देता बिना किसी शर्त के। तो जापान तो बहुत बड़ा था ना, चाइना पर हमला कर दिया जापान ने। जापान ने 1905 के अंदर तो साथ रूस को हरा दिया था। छोटा सा जापान आइलैंड है, पीने का पानी ढंग का नहीं मिलता वहाँ पे उन लोगों को। एयरपोर्ट उन्होंने अपना समुद्र के ऊपर बनाया हुआ है। दिन में एवरेजन 4 भूकंप आते हैं वहाँ पे, ये पता नहीं 4 दिन में एक भूकंप आता है या एक दिन में 4 भूकंप आते हैं, ऐसा माहौल है वहाँ का। खेती नहीं होती वहाँ पे कोई खास ज़्यादा, दलदली ज़मीन है, साफ ढंग का पानी भी नहीं, फिर भी सबसे डेवलप्ड कंट्री में से एक है वो जापान। मेहनती बहुत लोग, सबसे ज़्यादा मेहनती जापान के लोगों के बारे में बताया जाता है। और सबसे कम इन्जॉय करते हैं जापान के लोग। इन्जॉय करते हैं मतलब कि ये लड़कीबाजी में सबसे कम इन्जॉय करता है, आप समझ सकते हो सभी लोग। मतलब सेक्स को लेकर के बहुत कम उनकी माइंड सेटिंग होती है उस चीज़ को लेकर के। बाकी के लोग तो कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, सबका अपना अपना है, लेकिन वो बहुत कम लोग इसमें जाते हैं। वो बड़ा ध्यान ज़्यादा रिसर्च वर्क में ज़्यादा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनती जापान के लोग होते हैं, ठीक है। असफल हो जाते हैं इनके बाद। तो यहाँ पर जापान पर अमेरिका जो है जापान के ऊपर परमाणु बम डाल देता है और जापान जो है आत्मसमर्पण कर देता है अगस्त 1945 में परमाणु बम डाल जाते हैं जापान के ऊपर। उसके बाद फिर वो आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है जापान। और परमाणु बम फिर बाद में गठन होता है UNO का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे एक संधि होती है, ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, उसमें जाकर के मामला सेटल होता है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है। हो गया यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक INA का मामला चला, सेकेंड वर्ल्ड वार का। अब आता है 1943 का अकाल। 1943 के अंदर अकाल पड़ जाता है क्योंकि युद्ध होता है साथियों। युद्ध होगा तो अकाल अपने आप पड़ेगा साथियों। अत्यधिक खर्चा हो जाता है, सारा पैसा सारा खाद्यान्न जो है वहाँ लगा दिया जाता है, सारा युद्ध में झोंक दिया जाता है सारा माल। तो खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाता है, खाने पीने की वस्तुओं का नहीं मिल पाती, बीमारियाँ फैल जाती है, 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। चेचा, हैजक, मलेरिया फैल जाता है लोगों के बीच में, भूखमरी फैल जाती है, समय पर राशन पानी नहीं मिलता लोगों को खाने पीने के लिए, मारे जाते लोग, भूखमरी के शिकार हो जाते हैं बहुत से लोग। बंगाल और नीचे का मलाया, सिंगापुर इधर तक बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिश के लोग, उन्हीं का हालात उनको छोड़ देते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत कम मदद कर पाती है, थोड़ा बहुत करते हो, शहरों के अंदर चलता है मामला, बाकी तो सब ऐसे लोग रह जाते हैं, जिसको जो मिला वैसे चलता रहा। लाखों लोग मारे जाते हैं इसके अंदर, इतना बुरा काल पड़ता है। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, राजा जी फार्मूला बोलते हैं इसको। तो ये फार्मूला बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में और लीग के बीच में। प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरह से मामला सुलझ जाए, गठन दोनों के बीच में समझौता हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो राजगोपालाचारी फिर आते हैं, वो चाहते हैं कि बीच में बात बन जाए, तो उसको कहते हैं राजगोपालाचारी फार्मूला। 10 जुलाई 1944 को वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को और लीग के बीच में गठबंधन समझौता करवाने चाहते हैं, लेकिन गांधी समर्थन देते हैं उसको, गांधी जी मान देते हैं, लेकिन लीग उस चीज़ को नहीं मानती है। लीग क्या कहते हैं, लीग का कहना ये होता है कि हमें पहले मांग होनी चाहिए हमारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के ऊपर अड़ी रहती है लीग अंतिम समय तक और लेके मानती है पाकिस्तान को। गांधी जी मनोबला करते रहते हैं क्योंकि लीग नहीं मानती।
इस चीज़ को लेकर गांधी जी ने कभी अनशन नहीं किया। गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगता है कि जिन्ना को मनाने के लिए उनकी नीति जो थी ना, दुलमुल रवैया था उनका, वो सरेंडर हो जाते थे, कर देते थे जिन्ना के सामने उन्होंने कभी अनशन नहीं किया कि जिन्ना पाकिस्तान की मांग छोड़ देनी तो मैं अनशन कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। इसलिए गांधी जी के ऊपर लोग, राष्ट्रवादी लोग आरोप लगाते हैं इस चीज़ का। ये मामला इनका नहीं फैल हो जाता है। प्रावधान क्या होते हैं इनके कि लीग जो है स्वतंत्रता की मांग करेगी, स्वतंत्रता की मांग करेगी, भारत की आज़ादी की मांग करेगी, ना कि केवल पाकिस्तान की मांग करेगी। लीग ने कभी इंडिया की मांग, आज़ादी की मांग नहीं की। लीग ने हमेशा पाकिस्तान बनने की मांग की कि हमें 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 रिजर्वेशन चाहिए, हमें प्रायोरिटी चाहिए, हमें अपना अलग देश चाहिए। ठीक है, ये था। और सरकार की स्थापना में सहयोग करना चाहिए लीग को, मुस्लिम लीग को सरकार की स्थापना में सहयोग करना चाहिए। और जनमत सर्वेक्षण किया करवाया जाएगा कि जहाँ पे मुस्लिम लोगों का बहुल है, ये जो अगर अब अपना एक पाकिस्तान मांग रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को हम सर्वे करवाएंगे कि कितने लोग पाकिस्तान के पक्ष में हैं और कितने लोग हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। ये कुछ प्रावधान थे इसके। और रक्षा, डिफेंस सिस्टम, वाणिज्य, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस और संचार, कम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम दोनों से बैठ करके समझौता कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा इसका। और ये फैसला लागू होगा भारत के आज़ादी के बाद में। पहले भारत की आज़ादी होगी, उसके बाद में ये हम समझौता लागू करेंगे। बाकी सारी कहानी बाद की बात है। राष्ट्रीय राजगोपालाचारी फार्मूला देते हैं, गांधी जी समर्थन देते हैं इसको, लेकिन लीग इसको इनकार कर देती है। लीग क्या कहते हैं? लीग कहते हैं कि हमें प्रायोरिटी चाहिए, हमें पाकिस्तान की मांग, हमें पहले पाकिस्तान चाहिए, आज़ादी तो बाद की बात है। लीग नहीं मानती इस बात को। लीग बहुत सारी अड़चन अड़ा देती है, तो मामला कैंसिल हो जाता है। जिन्ना द्विराष्ट्र के सिद्धांत अपनाता है यहाँ पे कि हमें तो 2 राष्ट्र बनेंगे, 2 राष्ट्र के थ्योरी पर अड़ा रहता है जिन्ना अंतिम समय तक, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 बंटवारा होगा और हमें पाकिस्तान चाहिए। सावरकर जैसे हिंदूवादी लोग इसका विरोध कर देते हैं, सावरकर जैसे लोग नहीं मानते हैं, सावरकर जैसे लोग वो भी होगा ही विरोध। तो आगे क्या होता है फिर? आगे देसाई, भुल्ला भाई देसाई, देसाई मतलब भुल्ला भाई देसाई, ये एक बहुत लीडर होते हैं बड़े, बीबी देसाई, भुल्ला भाई देसाई और लियाकत खान, ये पाकिस्तान लीग की तरफ से होता है और ये कांग्रेस की तरफ से होती है। ये समझौता करना चाह रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर भी समझौता नहीं होता है। और वेवल योजना आती है, जून 1945 के अंदर कांग्रेस के नेता को रिहा कर दिया जाता है और शिमला सम्मेलन बुलाते हैं। कौन? वेवल, उस समय वायसराय होते हैं, वेवल, लॉर्ड वेवल वायसराय होते हैं और शिमला सम्मेलन बुलाते हैं। दोनों दलों को, कांग्रेस को भी, INA के दलों को और लोगों को बुलाते हैं और एक समझौता करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। यहाँ पर भी मामला कैंसिल हो जाता है। लीग अपनी बातों पड़ी रहती है और किसी प्रकार के से मानने के लिए तैयारी नहीं होती। वो चाहती है कि मेरे बंदे रिजर्वेशन में जो भी मुस्लिम्स बहुल में जो भी अपॉइंटी होगा है, 20% सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी जाती है। तो कहता है कि केवल और केवल मुस्लिमों का, माइनॉरिटी के लीडर केवल और केवल मुस्लिम लीग को माना जाए, जबकि पंजाब के अंदर एक लीडर और भी था मुसलमानों को, उसको नहीं माना जाएगा। खिजर आयत खां करके था, उसको नहीं माना इन्होंने। क्या नहीं, हम अपने नुमाइंदे अपॉइंट करेंगे अपने हिसाब से, और 1/3 हमें वो चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, सरकार में भागीदारी चाहिए, 1/3 हमारे बंदे होने चाहिए। कहाँ संभव है यार? तो इसलिए मामला सुलझा नहीं है, ये मामला कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर साथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक का कोई अगर आप चीज़ को आपको ना समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं हर बार उनका आंसर देने का प्रयास करता हूँ। चैनल को लाइक कर दिया करो बगैर कहीं, ठीक है? जैसे ज्वाइन होते हो लाइक तो कर दिया करो। टच जो बंदा नहीं कर सकता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर फ्री में सब कुछ चाहिए आप लोगों को, और मैं एक टच करने के लिए बोलता हूँ, उसमें आपकी नानी मर जाती है। क्या यार, इच्छा आपकी, करो ना करो, मैं अपील कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा लगे अच्छा काम करो, ना लगे मत करो, सिंपल सी बात है यार। लेकिन बता दिया करो कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, मौका सबको मिलना चाहिए। तो साथियों, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे। आज़ादी के बारे में पाकिस्तान की डिमांड आएगी तो पाकिस्तान कैसे बना, कैसे कैसे हालात चले, भारत आज़ाद कैसे हुआ, 1946 का, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, उसके बारे में वायसराय जो चेंज होकर के आता है, क्या बोलते हैं उसको, उसका माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या हाथ रहता है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम आगे चल करके इस पर 1 by 1 करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप लगे रहिए अपनी कंटिन्यू स्टडी के अंदर। साथियों, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।